हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस इज टू गेट डैश दैट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर डेटा। यानी कि फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो हम करते हैं तो उसका जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या फाइंड आउट करना होता है, जिससे कि हम जो भी हमारा एंटायर डेटा है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करें। ऑप्शंस हैं सिंगल वैल्यू, एवरेज वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं सिंगल वैल्यू, एवरेज वैल्यू और सेंट्रल टेंडेंसी। ये तीनों चीज को ही हम एनालिसिस करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है पोजिशनल एवरेज आर, यानी कि पोजिशनल एवरेज क्या है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने अपने इंपॉर्टेंट बेस्ट कुछ टॉपिक्स लिए थे, पॉइंट्स लिए थे, जिसमें मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो वो वीडियो देखी है तो आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। ऑप्शंस है हमारे मीन, मीडियन, मोड और ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फ्रेंड्स पोजिशनल एवरेज हमें बताता है मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में। नेक्स्ट है द एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी कर्व शुड बी इक्वल टू, यानी कि फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर जो एरिया गिवन होता है वो किसके बराबर होता है, 10 के, 100 के, 90 के या फिर नन ऑफ दीज के। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, जो कि है 100। फ्रीक्वेंसी कर्व में हमारा जो भी डेटा गिवन होता है या एरिया जो होता है वो 100 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल एवरेज, यानी कि इसमें से कौन सा हमारा मैथमेटिकल एवरेज नहीं है। ऑप्शंस है मीडियन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या फिर हार्मोनिक मीन। तो फ्रेंड्स, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। मैथमेटिकल एवरेज हमारी अर्थमेटिक, ज्योग्रामेटिक और हार्मोनिक कहलाते हैं। मीडियन हमारा पोजिशनल एवरेज कहलाता है। नेक्स्ट है रेंज लिमिट कैन बी एक्सप्रेस्ड है, यानी कि फ्रेंड्स जो रेंज की लिमिट है वो किससे एक्सप्रेस की जाती है। R इक्वल्स टू 1 माइनस एस। फ्रेंड्स, ये L है, L प्लस एस, यानी कि हमारा जो रेंज है हमारी लेंथ प्लस जो S होती है उस पर बताती है, या फिर कि L प्लस एस अपॉन 2 होती है, या फिर L माइनस एस होती है, या फिर नन ऑफ दीज होती है। तो फ्रेंड्स, रेंज की जो लिमिट होती है वो हमें बताती है लार्ज वैल्यू, अब माइनस करके हम उसमें स्मॉल वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा थर्ड होगा, क्योंकि आर की रेंज लिमिट हम जब भी डिफाइन करते हैं तो उसमें हम बताते हैं लार्ज वैल्यू को जो हम माइनस करते हैं स्मॉल वैल्यू में, तो हमारे पास जो भी डेटा निकल कर आता है वो हमारी रेंज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल ऑफ मेजर ऑफ द वेरिएशंस ऑफ आइटम्स, यानी कि जब हम आइटम्स की किसी वेरिएशन को मेजर करते हैं तो वहाँ पे कौन सा टूल यूज करते हैं, मीन, मीडियन, मोड या फिर डिस्पर्जन। तो फ्रेंड्स, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। जब हम किसी भी आइटम में वेरिएशन को मेजर करते हैं तो वहाँ पर हम डिस्पर्जन यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यानी कि ऐसा कौन सा स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि सभी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड होता है, हार्मोनिक मीन, रेंज, मोड या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन होता है हमारा जो कि सभी तरह के ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी हमारे मेजर है जो कि हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के थ्रू से हम मेजर कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन है हमारा, हार्मोनिक मीन है, मीडियन है या फिर हमारा मोड है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, मीडियन। मीडियन के थ्रू हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, यानी कि डिस्पर्जन का जो मेजरमेंट है, रिलेटिव मेजर, वो क्या है, वेरिएंस है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, बोथ एंड वे है या फिर नाइदर ए और बी है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लास दैट अलाउज
either the upper or lower end of a cumulative quantitative classification to dash is called open ended class। यानी कि फ्रेंड्स ओपन एंडेड क्लास के अंदर हम यहाँ पर किस तरह की हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर जो हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है अपर और लोअर का, वो किस तरह से यहाँ पे अलाउ किया जाता है, लिमिटेड, लिमिटलेस, फाइनाइट या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अलाउ किया जाता है वो होता है हमारा लिमिटलेस। लिमिटलेस यहाँ पर हमारे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस होते हैं अपर और लोअर लिमिट के, जो कि हमारे ओपन एंडेड सीरीज में गिवन होते हैं। नेक्स्ट है अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इंक्लूड्स ऑल द वैल्यूज ऑफ द डेटा सेट इन इट्स कैलकुलेशन। यानी कि फ्रेंड्स अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन के अंदर हमारी जो भी डेटा सेट की जो वैल्यू गिवन होती हैं और उसके अंदर जो कैलकुलेशंस होती हैं, क्या वो उसके थ्रू वहाँ पर पूरा डेटा जो होता है वो इंटरप्रेट किया जाता है। तो इसका है ट्रू है, फॉल्स है, ये पार्शली ट्रू है या फिर नन ऑफ दीज है। तो फ्रेंड्स जो भी हमारी अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन के अंदर जो भी सभी तरह के डेटा इंक्लूड्स होते हैं उसकी कैलकुलेशंस में, तो ये बात ट्रू है क्योंकि उसके अंदर उसकी कैलकुलेशंस में सभी तरह के डेटा को वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल सीरीज मीन्स, यानी कि जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसका क्या मतलब होता है। ऑप्शंस हैं व्हेन आइटम्स आर कैटेगराइज्ड सिंगुलरली और नॉट इन ग्रुप्स, यानी कि जहाँ पे आइटम्स जो होते हैं हमारे वो सिंगुलरली कैटेगराइज किए जाते हैं, ग्रुप्स में गिवन नहीं होते हैं। या फिर वेयर आइटम्स आर कैटेगराइज क्वांटिटेटिवली, यानी कि यहाँ पर हमारे आइटम्स क्वांटिटेटिवली कैटेगराइज किए जाते हैं। या फिर वेयर आइटम्स आर कैटेगराइज्ड इन ग्रुप शोइंग डेफिनेट ब्रेक्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि जहां पर हमारी जो आइटम्स होते हैं वो ग्रुप्स में कैटेगराइज होते हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए वो ब्रेक होते हैं। या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इंडिविजुअल सीरीज की यहाँ पर हम बात करते हैं, तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो हमारे आइटम्स गिवन होते हैं वो सिंगुलरली होते हैं, नॉट इन ग्रुप। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स, यानी कि जो सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब होता है। ये ऑप्शन है हमारे एन एवरेज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का एक एवरेज है सेंट्रल टेंडेंसी। या फिर अ सिंगल फिगर विच कैन बी रिगार्डेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक सिंगल फिगर जो कि रिप्रेजेंट करती है होल डिस्ट्रीब्यूशन को। या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सेट ऑफ डेटा है ये, या फिर ऑल ऑफ दी अबव है ये। तो फ्रेंड्स अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस ये ऑल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 राइट होगा, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज भी बताता है और ये हमारा होल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट भी करता है और ये हमारा सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी हमारा जो मेजरमेंट है उसके लिए ऑल ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस वीडियो का, वेटेड एवरेज आर कंसिडर्ड व्हेन। जो वेटेड एवरेज होता है वो कंसिडर्ड किया जाता है जब द डेटा इज नॉट क्लासिफाइड, जब डेटा क्लासिफाइड नहीं होता है। द डेटा पुट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डेटा हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पुट किया जाता है। या फिर ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, यानी कि जो सभी ऑब्जर्वेशंस हैं वो इक्वल इंपॉर्टेंस उनको नहीं दी जाती है। या फिर बोथ ए एंड सी। तो फ्रेंड्स अगर हम वेटेड एवरेज की बात करते हैं तो वो हमारा कंसिडर किया जाता है जब हमारा डेटा क्लासिफाइड नहीं होता है तब, और जब हमारे ऑब्जर्वेशन इक्वल इंपॉर्टेंस की नहीं होती हैं तब वहाँ पे वेटेड एवरेज को कंसिडर करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है, जो कि है हमारा बोथ ए एंड बी। Countries who are eligible for both IDA assistance due to low per capita income and credit worthy the for some IBRD borrowings are called, यानी कि फ्रेंड्स हमें इसमें बताना है कि ऐसी कंट्रीज जो कि एलिजिबल हैं IDA असिस्टेंस के लिए, जिनकी लो पर कैपिटा इनकम है और क्रेडिट वर्दी है, और साथ में कुछ IBRD बोरिंग्स के लिए जो एलिजिबल होती हैं कि वो IDA से भी ले सकती हैं लोन और IBRD से भी ले सकती हैं। वो किस तरह की कंट्रीज कहलाती हैं, कंडीशनल बोरोवर्स कहलाती हैं, ब्लैंड बोरोवर्स कहलाती हैं, पार्टिसिपेटिंग बोरोवर्स कहलाती हैं, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ऐसी कंट्रीज जो IDA और IBRD दोनों से असिस्टेंस ले सकती हैं वो कहलाती हैं ब्लैंड बोरोवर्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कॉन्फ्रेंस गेव वर्ड टू द IMF, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कॉन्फ्रेंस है जिसने IMF को वर्थ दिया था। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उरुग्वे राउंड कॉन्फ्रेंस या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। फ्रेंड्स यहाँ पे जो उरुग्वे राउंड है इसने दिया था जन्म WTO को,
ठीक है। और जो ब्रिटेन वुड का से जो बर्थ हुआ था वो थी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है IMF का। रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज इन इंटरनेशनल पेमेंट, सेकंड इम्पोजिशन ऑफ ट्रेड टैरिफ्स, इम्पोजिशन ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, या फिर बोथ बी एंड सी। तो हमें बताना है कि कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि रिमूवल करना डिस्पैरिटीज को जो भी इंटरनेशनल पेमेंट में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये तो इसका ऑब्जेक्टिव है, जबकि इसका जो ऑब्जेक्टिव है इम्पोजिशन ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, और ना ही इसका एक्सचेंज कंट्रोल इम्पोज करना ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डी, जो कि है बोथ बी एंड सी, ये दोनों इसके ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंट्री कैन टेक द मेंबरशिप ऑफ IMF, यानी कि जो ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि IMF की मेंबरशिप ले सकती है। डेवलप्ड कंट्री ले सकती है, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, या फिर एनी कंट्री हु फॉलो द रूल ऑफ IMF। तो फ्रेंड्स यहाँ पर किसी भी कंपनी को डेवलप्ड, अनडेवलप्ड या फिर डेवलपिंग होने से यहाँ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी कंट्री यहाँ पे इसकी मेंबर बन सकती है, लेकिन बस उसको क्या है कि उसको जो IMF के रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ IMF, यानी कि IMF का जो हाईएस्ट ऑफिसर है वो कौन होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ऑल्टरनेट गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स IMF का जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है वो बोला जाता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ऑप्शन यहाँ पे हमारा 1 करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, IMF स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन, यानी कि IMF ने अपना ऑपरेशन कब स्टार्ट किया था। 1946, 1947, 1959, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स IMF जो इस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी 1946 में, और इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था 1947 में। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ईच कंट्री इन IMF नॉमिनेट्स यहाँ पे हमें फिल करना है गवर्नर हु कास्ट वोट इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नर, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताना है कि गवर्नर की एब्सेंस में कौन सा ऐसा पर्सन है जो गवर्नर की जगह काम करेगा, नॉमिनेट किया जाएगा IMF में प्रत्येक कंट्री से, यानी ईच कंट्री से। एडिशनल होगा, वो एडिशनल गवर्नर बनेगा, कैजुअल होगा, ऑल्टरनेट होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर जो IMF का गवर्नर है अगर उसकी एब्सेंस है तो यहाँ पे ईच कंट्री से एक ऑल्टरनेट गवर्नर लिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ईच गवर्नर ऑफ IMF हैज गॉट द राइट ऑफ, यानी कि जो IMF के जो प्रत्येक गवर्नर होंगे वो उनको कितना राइट होगा, उन्हें गवर्नर बनने के लिए कितने राइट की जरूरत पड़ेगी। मेनली यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ऑप्शन है 250 वोट्स प्लस 1 एडिशनल वोट ऑफ ईच SDR, यानी कि स्पेशल ड्राइंग रिसिप्ट्स, 1 लाख ऑफ कोटा, या फिर 253 वोट्स प्लस 1 एडिशनल वैल्यू ऑफ ईच SDR, 2 लाख ऑफ कोटा, या फिर 244 वोट्स, या फिर 267 वोट्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वोट्स की बात की गई है, यहाँ पे अगर वो इन वोट को कंप्लीट कर लेता है तभी वो IMF का गवर्नर बन सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उसको 250 वोट्स के साथ एक एडिशनल वोट भी चाहिए होगा जो कि 1 लाख की SDR रिसिप्ट्स का माना जाएगा, जो कि उसके कोटा से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, इंडिया इज द डैश मेंबर ऑफ IMF, यानी कि इंडिया IMF का कौन सा मेंबर है। प्रोग्रेसिव मेंबर कहा जाता है, फाउंडर मेंबर है, एडिशनल मेंबर है, या एक्टिव मेंबर है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हम सब जानते हैं कि इंडिया IMF का फाउंडर मेंबर है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु मे बी गवर्नर ऑफ IMF, यानी कि IMF का गवर्नर कौन हो सकता है। गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ प्राइवेट कंट्री, या फिर रेसिडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, बोथ A एंड B, या नाइदर A और नॉर B। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें IMF के गवर्नर की, तो कोई भी प्राइवेट कंट्री या कोई भी ऐसी कंट्री जिसके सेंट्रल बैंक का गवर्नर कोई हो तो वो IMF का गवर्नर बन सकता है, यानी कि किसी भी कंट्री के बैंक का, सेंट्रल बैंक का गवर्नर IMF का गवर्नर बन सकता है। और अभी हमने ऊपर जो राइट्स की बात की थी वोट्स की, अगर उसको उतने वोट मिलते हैं तो IMF का गवर्नर बन सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IMF मे बी अपॉइंटेड फॉर, यानी कि जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं IMF के, वो किस तरह से अपॉइंट किए जाते हैं, 6 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 8 ईयर के लिए, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं IMF के, वो हमारे किए जाते हैं 2 ईयर्स के लिए अपॉइंट। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द कोटा ऑफ ऑल द मेंबर कंट्रीज विद द IMF आर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ, यानी कि हमें यहाँ पे वैल्यू बतानी है जो भी IMF के साथ किसी मेंबर कंट्रीज को अपने कोटा में लेकर आने हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, SDR बोलते हैं, डॉलर में लेकर आते हैं, डॉलर बोलते हैं, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बात की थी वोट की, तो उसमें हमने पढ़ा था कि 1 लाख ऑफ जो भी उसका कोटा है उसके 1 लाख SDR से एक वोट माना जाएगा, तो वो एडिशनल वोट उसको लाना है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए, जो कि है SDR, स्पेशल ड्राइंग रिसिप्ट्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर ऑफ IMF, यानी कि यहाँ पे बताना है कि IMF की जो बॉडीज हैं उनमें से कौन सी IMF के अंदर आती हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम बात करें फ्रेंड्स IMF की फॉलोइंग बॉडीज में से कौन सी बॉडीज IMF के अंदर कंसल्ट की जाती है, तो वो की जाती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। तो IMF की जो फॉलोइंग बॉडीज में यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा उस क्वेश्चन का, वो है ऑप्शन ए, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड लोन्स टू द मेंबर कंट्री, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक मेंबर कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है वो किस तरह से प्रोवाइड करता है, फ्रॉम ओन फंड्स, यानी कि खुद के फंड से, फ्रॉम बोरोइंग्स, बोरो करके, बाय गारंटी, गारंटी करके, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक अपने मेंबर को कभी भी लोन प्रोवाइड करती है, तो उसके ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट है, ऑल ऑफ दीज। वो ओन फंड से भी दे सकती है, बोरो करके भी दे सकती है, और गारंटी भी, आपने कहीं से लोन लिया है तो वो आपके लिए वहां पे गारंटी भी दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक इज द शॉर्ट नेम गिवन फॉर, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है उसका शॉर्ट नेम किस किस बैंक के लिए दिया गया है, शॉर्ट नेम वर्ल्ड बैंक, IMF के लिए, IBRD के लिए, IFC के लिए, या फिर ADB के लिए। तो फ्रेंड्स, हम जब सब जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, IBRD, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का शॉर्ट नेम है वर्ल्ड बैंक। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IFC का होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ADB होता है, यहाँ पर ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारी चीजें थी, लेकिन इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन बी, IBRD। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द वर्ल्ड बैंक इज फॉर्म्ड एज, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है वो फॉर्म्ड होता है IMF की कौन सी किस बॉडी से, सप्लीमेंट्री बॉडी कही जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री, लीगल, या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, IMF और वर्ल्ड बैंक जो दोनों फॉर्म हुए तो ये एक दूसरे की सप्लीमेंट्री बॉडी कही जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, सप्लीमेंट्री बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द वर्ल्ड बैंक बिगेन इट्स ऑपरेशन इन, वर्ल्ड बैंक ने अपना ऑपरेशन कब स्टार्ट किया था, जून 1950, जून 1946, जुलाई 1944, या अगस्त 1950। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक ने जो अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था वो किया था जून 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक डज नॉट इंक्लूड, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्या इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, असिस्टेंस इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मेंबर कंट्री, यानी कि मेंबर कंट्री के रिकंस्ट्रक्शन के लिए असिस्टेंट देना, या फिर सप्लीमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाय इट्स ओन लोन्स एंड फाइनेंस, यानी कि सप्लीमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लोन और फाइनेंस के द्वारा देना, या फिर शॉर्ट टर्म असिस्टेंस टू मेंबर कंट्री, यानी कि शॉर्ट टर्म असिस्टेंस देना मेंबर कंट्रीज को, या फिर एनकरेज लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए इंटरनेशनल को ट्रेड है उसको एनकरेज करना लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड ग्रोथ करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, वर्ल्ड बैंक कभी भी शॉर्ट टर्म असिस्टेंस मेंबर कंट्रीज को प्रोवाइड नहीं करती है, ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IMF कमेंस्ड ऑपरेशन इन वॉशिंगटन ऑन, यानी कि जो IMF है उसने अपना ऑपरेशन वॉशिंगटन में कब स्टार्ट किया था, 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1948,
15 मार्च 1960 या फिर 15 मार्च 1980। तो फ्रेंड्स IMF ने जो अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था वो किया था 1 मार्च 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ कंट्री लिविंग द मेंबरशिप ऑफ IMF कैन कंटिन्यू इट्स मेंबरशिप विद वर्ल्ड बैंक इफ मेंबर्स ऑफ बैंक गिव देयर वोट्स इन इट्स फेवर। ठीक है, तो हमें बताना है कि ऐसे कितने परसेंट वोटिंग जरूरी है उनके फेवर में देने के लिए कि अगर वो IMF से अपनी मेंबरशिप हटा रहे हैं लेकिन वो वर्ल्ड बैंक में अपनी कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो 65%, 75%, 67% या 79%। तो फ्रेंड्स उन लोगों को 75% वोटिंग चाहिए, तभी वो अपने ऑपरेशंस वर्ल्ड बैंक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं अगर वो IMF की अपनी मेंबरशिप छोड़ते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनी मेंबर कैन बी डिबेयर्ड फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक इफ, यानी कि कोई भी मेंबर अपनी मेंबरशिप से हट सकता है खुद से अगर वो वर्ल्ड बैंक की, यदि उसको ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसके बाद अगर वो उन कंडीशंस उस पर अप्लाई होती हैं तो वो वहां से वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप से हट सकता है। इट गिव्स रिटन नोटिस टू द बैंक, उसको बैंक को रिटन नोटिस देना होगा। या फिर इट वर्क अगेंस्ट द गाइडलाइंस ऑफ द बैंक, यानी कि अगर वो बैंक की गाइडलाइंस के अगेंस्ट काम करे। या फिर इफ क्विट्स मेंबरशिप ऑफ IMF, यानी कि अगर मेंबर IMF की जो मेंबरशिप है उसको क्विट करे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताना है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो यहाँ पर रिटन नोटिस देगा तब भी वो माना जाएगा, अगेंस्ट काम करेगा तब भी माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन जो है थर्ड, ये यहाँ पे इन्होंने अधूरा दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है कि इट क्विट्स मेंबरशिप ऑफ IMF। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये भी लिखा होता कि उसको 75% वोटिंग राइट नहीं मिल रही है तब, लेकिन हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हम फॉलो जो करेंगे वो ऑप्शन डी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं तो हम थर्ड को भी करेक्ट ही मानेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।